Okay, so hello everyone, welcome to NIS Education. In this particular lecture, we will deal about the basic concept of stresses. Basic concept of stresses. Actually, this is the second lecture of mechanics of material. This is the second lecture of mechanics of material. And today learning outcome is basic concept of stresses. Basic concept of stresses. Till now we have completed rigid body, elastic body and plastic body, and we have also completed what is deforming force, what is restoring force, है ना। तो ये सब चीजें जो हम लोग है जो कंप्लीट कर लिए थे पिछला लेक्चर में, है ना। आज हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। एक्चुअली स्ट्रेसेस होता क्या है ना। सबसे पहले माइंड में जब स्ट्रेसेस आता है तो फिर सोचते हैं कि होता क्या है ना। तो स्ट्रेस है जो बेसिकली एक टाइप का इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है ना। और यू कैन से एक क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स है ना। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर ये क्या है, हमारे पास एक इलास्टिक रबर बैंड है। इलास्टिक रबर बैंड है। अब इसमें यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण कुछ इसमें इलोंगेशन हो, कुछ इसमें इलोंगेशन हो। लेकिन बॉडी क्या चाहेगा? बॉडी अपना शेप को वापस मेंटेन करना चाहेगा। और शेप को मेंटेन कैसे करेगा? जब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस दौरान क्या होगा? इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो डेवलप हो गया, जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो डेवलप हो गया होगा, जो वापस इसको इनसाइड की ओर खींचेगा, है ना। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइड की ओर लगा रहे हैं तो बॉडी क्या करेगा? वो है जो अपना रेजिस्टेंस फोर्स है जो इनसाइड की ओर लगाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेसेस। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेसेस, है ना। सो अब हम इसको वन बाय वन करके लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख रखा है 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? वन बाय वन करके समझने का कोशिश करेंगे, है ना। वन बाय वन करके समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, it is the internal resisting force per unit cross sectional area, है ना। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा क्या है? यहाँ पर एक प्रिस्मेटिक बार कंसीडर किया है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सपोज कीजिए ये इसका एरिया है ना। और यहाँ पे हमने सर्कुलर लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, या स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूबाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका डायमीटर है क्या है? डी है, ये डायमीटर क्या है? डी है, ठीक। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। तो वही मैंने लिखा है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड लाइन हमने लिखा है, the second line we have written here, it is also known as intensity of force, it is also known as intensity of force। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी का इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का यदि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्वांटिटी पर यूनिट एरिया, क्वांटिटी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ दैट क्वांटिटी, इट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। अभी जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देखा, है ना, हम क्या कर रहे हैं? इसको इलोंगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको इलोंगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब बॉडी क्या करेगा? वापिस इसको है जो शेप को रीगेन करना चाहेगा, उसके लिए क्या लगाएगा? उसके लिए रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, उसके लिए रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, है ना, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट हमने देख लिया।
अब क्या करते हैं, इस फिगर की हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। ये तो रही डिफिनेशन की बात, जो कि पहले आपको कॉपी में लिखना है, उसके बाद इस फिगर को बनाना है। अब इसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं टेंसाइल फोर्स पी, है ना, जो कि आउटसाइड की ओर होगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों एंड से हम क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स पी। ठीक है, चलो जब हम टेंसाइल, ये जो क्या है यहाँ पर दिखाए हैं, ये है प्रिस्मेटिक बार, एक टाइप का क्या है, प्रिस्मेटिक बार है। प्रिस्मेटिक का मतलब क्या होता है बता देते हैं। प्रिस्मेटिक बार है ना। प्रिस्मेटिक कहने का मतलब है कि आपका थ्रू और द लेंथ जो इसका प्रोसेक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। थ्रू और द लेंथ जिसका प्रोसेक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट। सपोज कीजिए लेंथ इसका एल है, इसका लेंथ कितना है, एल है, इधर भी इसका लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम बोलेंगे कि जो बार है वो क्या है, प्रिस्मेटिक बार है ना, प्रिस्मेटिक बार है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। अब क्या यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो क्या लगा रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं पी। ए मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है इस केस में कहाँ से पास कर रहा है, इसके जो प्रिस्मेटिक बार है उसके सेंटर से पास कर रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यदि हम इस बॉडी को कट करें, क्या करें, किसी भी सेक्शन पे इसको कट करें। एक हमने सेक्शन कंसीडर किया है एम एन, कौन सा सेक्शन कंसीडर किया है, एम एन सेक्शन है जो कंसीडर किया है। ये इस सेक्शन पे हम क्या करना चाहते हैं, इस बॉडी को, प्रिस्मेटिक बार को कट करना चाहते हैं, और जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में रियल में यदि आप इसको कट करेंगे और देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कट करके देखें तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, जस्ट एक इमेजिनेशन है, एक टाइप का जस्ट एक इमेजिनेशन है ना। लेकिन जो भी इमेजिनेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑन पेपर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, सपोज कीजिए इसका नाम हम 1 दे देते हैं, है ना, और इसको हम 2 दे देते हैं, इस पार्ट का नाम हम 2 दे देते हैं। ये तो 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो लेफ्ट पार्ट पे फोकस करेंगे कुछ देर के लिए, हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। तो इधर से क्या लग रहा है, हमारा फोर्स भी लग रहा है ना, इधर से हमारा फोर्स क्या लग रहा है, भी लग रहा है, ठीक है, भी लग रहा है, ठीक है। इस केस में 2 में इधर से फोर्स भी लग रहा है। अब देखो चूंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। सपोज करो कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई फोर्स जरूर आ रहा होगा, है ना, जरूर आ रहा होगा, है ना। ये जो हमने दिखाया है एरो से, यही आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इन्होंने स्ट्रेस, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, अभी हम लिख लेंगे उसको, ठीक है। ये तो रहा लेफ्ट की बात, लेफ्ट पार्ट की बात। सेक्शन 2 को कंसीडर करें, मतलब पार्ट 2 को कंसीडर करें। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, कुछ इधर से लग रहा होगा। चलो इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, है ना। लेफ्ट की ओर लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा होगा। ये भी क्या होगा, सिग्मा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा प्रिस्मेटिक बार अंडर द कंडीशन ऑफ टेंशन, अंडर द कंडीशन ऑफ टेंशन, मतलब हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहाँ पे टेंशन है, टेंसाइल है ना। अब इसको मान लेते हैं एरिया, क्वेश्चन एरिया कितना है, ए था, ठीक है। क्वेश्चन एरिया क्या था, ए था। तो हम सिग्मा इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया, ए क्या हो गया हमारा, इस पॉइंट पे लगने वाला, इस सेक्शन पे लगने वाला टोटल फोर्स हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना। ये किसके इक्वल होगा, ये ऑफ कोर्स पी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा,
सिग्मा आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा पी अपॉन में, पी अपॉन में एरिया है ना, पी अपॉन में एरिया। ठीक है, ये तो रहा लेफ्ट की बात, व्हेन वार इज अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स, है ना। अब देखते हैं राइट पार्ट, दूसरा फिगर 2 में देखते हैं, है ना, इसको इसमें देखते हैं। चलो इस पार्ट में हम ये कंसीडर कर रहे हैं, इस पार्ट में हम एक कंसीडर कर रहे हैं, एक कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा, लेट अस सपोज दिस बार इज अंडर द एक्शन ऑफ compressive force P, this bar is under the action of compressive force P, है ना। इस एंड से भी जो इस पे क्या लग रहा है, P लग रहा है। ये मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये सेंटर ऑफ द प्रिस्मेटिक बार लग रहा है, सेंटर ऑफ द प्रिस्मेटिक बार लग रहा है। ठीक है, अब देखो, चलो इसको भी नाम देता हूँ 1 देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ, है ना। अब फर्स्ट पार्ट को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो राइट की ओर क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, पी लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो डेवलप होगा, है इंटरनल रेजिस्टेंस है जो डेवलप होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, है कि नहीं। ठीक है, राइट पार्ट को कंसिडर करते हैं, इधर से क्या लग रहा होगा, फोर्स पी लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ तो किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा होगा, है इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अगर टोटल एरिया से गुना कर देंगे, पर जो स्मॉल स्मॉल से फोर्स लग रहा है उसको यदि पर यूनिट से एरिया से गुना कर दें, है ना, स्मॉल स्मॉल फोर्सेस सपोज करो डीएफ लग रहा है, उसको यदि हम जिस एरिया पे लग रहा है वो डी है, तो टोटल गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा नहीं हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। इस कंसेप्ट को मैं कल क्लियर करूंगा जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा, यहाँ पर क्यों हम एवरेज स्ट्रेसेस को बोल रहे हैं, है ना, उसके पीछे रीजन है वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया मान लेते हैं ए है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाई सिग्मा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एरिया, है ना। तो ये तो रहा डेफिनेशन के बाद, है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर लेते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये तो 2 डायमेंशन की बात रही, 3 डायमेंशन भी में भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम फोर्स लगा रहे थे तो क्या होगा, इसके कारण कुछ इसमें इसमें कुछ क्या हो रहा होगा, इलोंगेशन, इस बार का क्या हो रहा होगा, कुछ इलोंगेशन हो रहा होगा, है ना, इस बार का कुछ इलोंगेशन हो रहा होगा। ठीक है, चलो इसको मैं शो कर देता हूँ, लेट अस सपोज डेल्टा, ये इलोंगेशन जो हो रहा है डेल्टा। अच्छा यहाँ पर तो कंप्रेसिव फोर्स लगा है, तो ये बार क्या होगा, इन साइड की ओर पुश हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी जो डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी जो डिफॉर्मेशन होगा वो सपोज करो क्या है, ये ऑफकोर्स अंदर की ओर होगा, है ना, ये अंदर की ओर होगा, ये बाहर की ओर होगा। सपोज करो ये हमारा इसमें इलोंगेट होगा, इसमें क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, है ना। पहले ये था इनिशियल पोजीशन, अब क्या होगा, न्यू पोजीशन ये हो जाएगा। इस केस में इनिशियल पोजीशन हमारा ये था, है ना, इस केस में हमारा इनिशियल पोजीशन ये था, न्यू पोजीशन ए आ गया है ना। इस केस में इनिशियल पोजीशन हमारा ए है, और जब इसको हम फोर्स लगाए तो इसके कारण क्या हो गया, इसका पोजीशन कुछ इतना से चेंज हो गया, है ना, और फाइनल पोजीशन हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा क्या है, डेल्टा है। ठीक है, इस ये क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे जब स्ट्रेन पढ़ेंगे, है ना। अब क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं।
थ्री डायमेंशनल फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। या चलो, चलो ठीक, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये क्या है, ये है जो एक थ्री डायमेंशनल फिगर हमने कंसीडर किया है, थ्री डायमेंशनल फिगर है जो कंसीडर किया है। चलो थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ, है ना, थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है ना, जिसका क्या है, लेंथ इसमें नहीं लिख रखा, चलो लेंथ इसका लिख लेते हैं, चलो एल है मान लेते हैं, इसका लेंथ नीचे एल। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, टेंसाइल इन नेचर। यहाँ पर जो फोर्स लगाए वो क्या है, टेंसाइल इन नेचर है। अब इसको हम एक सेक्शन, पार्टिकुलर सेक्शन पे कट करना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं। सपोज करो ये हमारा क्या था, एम एन था, ये हमारा क्या है, एम एन है ना। इसको हम यहाँ पे जब कट करेंगे, कट करने के बाद इसका एनालाइज करना चाह रहे हैं, है ना। सपोज करो ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को कट करके देखेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा, सेकंड पार्ट है ना। तो यहाँ पे एफ है, तो नीचे भी क्या होगा, बैलेंस करने के लिए एफ लगेगा, है ना। एफ किसके इक्वल होगा, ये जो स्ट्रेस इंटेंसिटी यहाँ पे दिखाए हैं, फोर्स ऑफ इंटेंसिटी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल सिग्मा है ना, टोटल क्या है, सिग्मा है। उसी तरह से नीचे वाला पोर्शन पे अगर देखें, ये वन था और ये टू था, है ना। नीचे वाला को देखें तो इसमें भी क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर क्या लाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लाएगा, है ना, जिसको किससे लिखा है, सिग्मा से दिखाया है ना। तो वही है, अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बराबर पी, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन में ए, पी अपॉन में ए, है ना। ये कौन सा एरिया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ये जो थ्री डायमेंशनल में दिख रहा है, ये वाला एरिया है ना। सपोज करो कि इसका जो विड्थ है वो बी रहता, और डेप्थ है जो डी रहता, है ना। ये विड्थ बी रहता, ये वाला डायमेंशन है जो आपका डी रहता, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा। इस केस में एरिया वाला क्या हो जाएगा, बी इंटू स्मॉल डी हो जाएगा, है कि नहीं। चल, ये तो रहा समझने के बाद, अब हम फटाफट क्या देख लेते हैं, इसका यूनिट, इसका क्या देख लेते हैं, यूनिट, है ना। तब है जो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। चलो इसको अब थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा करने से है ना, ठीक है। तो यूनिट की बात कर लेते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परेशान करेगा, सही से नहीं समझोगे तो। यूनिट्स, है ना। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, ये अपॉन ए, ये क्या है, एक्चुअली फोर्स है। इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है या किलो न्यूटन होता है। चलो किलो न्यूटन ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। डिवाइड बटा एरिया का यूनिट क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है। एरिया की यूनिट क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है ना। एरिया की यूनिट क्या हो सकता है, चलो फिर से लिख देता हूँ इसको, एरिया की यूनिट क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर। तो ऊपर किलो न्यूटन हो गया, और नीचे क्या हो गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो और क्या हो सकता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी हो सकता है ना।
अगर न्यूटन में दिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे न्यूटन पर मीटर को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, ये होता है 1 पास्कल के बराबर। ये किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं पी। क्या लिख सकते हैं? पी। ठीक है, और क्या हो सकता है? क्या न्यूटन पर एम एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं? हाँ, जरूर लिख सकते हैं। अगर फोर्स है जो न्यूटन में है और एरिया है जो एम एम स्क्वायर में, एरिया किस में है? एम एम स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, है ना? तो ये भी क्या होगा? स्ट्रेस का यूनिट होगा। अब देखो 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻6, 10⁻6, है ना? लिख सकते हैं। चलो समझा देता हूँ कैसे लिखा जाए। न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू न्यूटन। एम एम को जब मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 10⁻³ होगा, है ना? 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर होता है ना? अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, है ना? और ये तो न्यूटन ही रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमने बोला था पास्कल। क्या बोला था? पास्कल, है ना? और 10⁻6 क्या होता है? मेगा होता है। 10⁻6 क्या होता है? मेगा होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेगा पास्कल। ये क्या हो गया? मेगा पास्कल। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है कि कोई न्यूटन पर एम 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर बोले या 1 मेगा पास्कल बोले, दोनों क्या है? सेम है ना? दोनों क्या है? सेम है। तो क्वेश्चन सोल्व करने में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ज्यादातर यूनिट जो स्ट्रेस का रहेगा वो आपका मेगा पास्कल में ही रहेगा, मेगा पास्कल में ही रहेगा, है ना? ओके, सो ओवरऑल कंक्लूजन आया हमारा कि 1 न्यूटन और एम एम स्क्वायर इज नथिंग बट 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। तो इसको याद रखना है ना। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आपका साइन के बारे में, है ना? साइन के बारे में। ये तो यूनिट की बात हो गया, यूनिट समझ में आ गया, है ना? साइन, साइन साइन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है ना? अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है ना? और इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोल देंगे। और उसका जो साइन होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? टेंसाइल स्ट्रेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, मतलब इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है ना? तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड है जो क्या होगा? अगर सपोज करो कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, सेकंड वाला, है ना? सपोज करो हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? बॉडी क्या होगा? इन साइड की ओर कंप्रेस होगा, बॉडी इन साइड की ओर क्या होगा? कंप्रेस होगा, है ना? और इस फोर्स के कारण क्या होगा? जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या बोल देंगे हम? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल देंगे। और उसका साइन क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना? कल है जो पढ़ेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में, और उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नोटबुक में अच्छे से लिखना है ना? और चीज़ों को रिवाइज करना है। ओके, सो थैंक यू। अगर कुछ समझ में आ रहा है ना, तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को
शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सब है जो उठा सकें, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।